वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हम चालू करें यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से प्रॉपरली समझने के लिए। और इसको अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो यूँ समझ लीजिए कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक से समझ पाएंगे, उसकी मतलब बारीकियों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझना है। यहाँ पर आज इसका पहला लेक्चर स्टार्ट करें अपन। तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि एक तो होता है रिएक्टेंट, ठीक है, और दूसरा रिएक्टेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको बोलते हैं रिएजेंट। ठीक है, रिएक्टेंट और रिएजेंट, और उसके बाद में दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और उससे बनता है प्रोडक्ट, इससे बना प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पर रिएक्शंस में जनरली कैटलिस्ट होते हैं, जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम भी होता है, यहाँ पर कोई ना कोई क्या होता है, मीडियम। और मीडियम जो है वो एक तरह का सॉल्वेंट होता है जो दोनों रिएक्टेंट को ठीक तरह से घोल ले, यानी कि उनके पार्टिकल्स को अलग अलग कर दे ताकि वो ठीक से रिएक्शन कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर पार्टिकल अलग अलग नहीं होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्लैक्स है, ठीक है, ये मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए कि ऑक्जेलिक एसिड को क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसमें पाउडर को डाल दिया, ऑक्जेलिक एसिड का पाउडर डाल दिया। तो आपने किया तो ये कि भाई एक तो बेस आपने डाल दिया, एक इसमें एसिड आपने डाल दिया, लेकिन अगर दोनों ही सॉलिड स्टेट में है तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कब होगी, जब वहां पर एक तो सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट में है वो तो उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, और पार्टिकल बड़े बड़े तो सरफेस एरिया जो है बहुत ही कम है। ठीक है, तो अपन इसमें इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसमें एक सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट क्या करता है, दोनों के पार्टिकल्स को घोल लेता है, पार्टिकल्स को अलग अलग कर देता है। अलग अलग करने से सरफेस एरिया जो रिएक्शन करता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे जो रिएक्शन जो है थोड़ी तेज होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो सॉल्वेंट चाहिए होता है मीडियम की फॉर्म में एक तरह से। ठीक है, और इसमें कैटलिस्ट चाहिए होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। यहाँ पर आप देखिए कि जो रिएक्टेंट कम रिएक्टिव है उसको जनरली अपन रिएक्टेंट बोल देते हैं, है तो ये भी रिएक्टेंट ही, लेकिन जो रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव है उसको अपन यहाँ पर कह देते हैं क्या, रिएजेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो एक जनरल प्रोसीजर होगी कि रिएक्टेंट उसके एक रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट इसके ऊपर आके अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, इनके पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और फिर नए बॉन्ड बनेंगे, और फिर वहां पर क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज को अपन आगे से देखेंगे, फिलहाल अपन इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिएगा यहां पर मैंने कहा कि भाई रिएजेंट, तो सबसे पहले अपन रिएजेंट की बात करते हैं। रिएजेंट, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में वो स्पीशीज जो ज्यादा रिएक्टिव होती है, या यूं कह दो कि वो रिएक्टेंट जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको अपन यहाँ पर बोल रहे हैं रिएजेंट। ठीक है, देखो रिएजेंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जनरली दो टाइप के हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो आज के लेक्चर में हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से समझेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बताया मैंने आपको कि दो टाइप हैं, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को E+ से अपन डिनोट करेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल को जो है वो Nu- से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इनको अपन एक एक पढ़ के पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक एक करके अपन ध्यान से इनको सीखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले अपन चालू करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। पहले अपन चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, देखिएगा E+। देखो इस टर्म को आप थोड़ा सा डिसोशिएट करें, इसमें दो टर्म आ रही है, एक तो आ रही है इलेक्ट्रो और दूसरी टर्म जो है वो बनी है फिलस से। तो अब देखिए इलेक्ट्रो का मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन,
और फिलस का मतलब है लविंग, मतलब वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, यूं कह दो कि जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन के साथ में स्नेह है, ठीक है, उसको अपन यहाँ पर कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। किसको चाहिए बताओ? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग या इलेक्ट्रोफिलस स्पीसीज बोलेंगे उसको, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर अपन डिफाइन करें इसको, तो डिफाइन आप कैसे कर सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और दूसरे रिएक्टेंट पर वो उस जगह पर जाकर अटैक करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। दूसरी स्पीशीज पर उस जगह जाकर अटैक करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ होती है, इसको आप बड़े ही ध्यान से समझे। तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड कौन कौन सी है? एक तो कहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, अधिकता है वहां पर। कहीं पर पाई बॉन्ड बने हुए हैं तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही समझ जाएगी, क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाइंडेड होते हैं। और तीसरी चीज है कि कहीं पर अगर लोन पेयर है, कहीं पर क्या है बताओ, लोन पेयर है, तो वहां पर भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो तीन साइड मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रॉन रिच साइड, और इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर कौन अटैक करेगा? होता है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? तो तीन बातें बताई मैंने आपको कि एक तो कहीं पर नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर ये अटैक करेगा, एक कहीं पर पाई बॉन्ड वहां पर है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पर ये अटैक करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज जनरली कि जहां पर लोन पेयर है तो वहां पर ये अटैक करेगा। और कई बार जो है वो कई बार क्या होता है कि अटैक करने के लिए पाई बॉन्ड जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसका जो अटैक है वो ज्यादा आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल की बताया मैंने आपको कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये कौन कौन सी जगह पर ये अटैक करेगा, ठीक है। अब कितनी तरह के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल, उनकी अपन यहाँ कैटेगरी वाइज बात करेंगे। तो देखिएगा, इलेक्ट्रोफाइल देखिए, अपन चार यहाँ पर टाइप बनाते हैं। पहले टाइप के इलेक्ट्रोफाइल ध्यान से समझिएगा। टाइप फर्स्ट, cationic species which have incomplete octet। क्या आया? cationic species, cationic species which have incomplete octet, species which have incomplete octet, मतलब कैटायनिक स्पीसीज जहां पर जिनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, यूं कह लो कि उनके आउटर ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन की नंबर जो है वो 8 नहीं होती है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स, जैसे कि मान लीजिए H प्लस कैटायनिक स्पीसीज है और यहाँ पर इसका तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन वो है ही नहीं यहाँ, ठीक है, तो कंप्लीट नहीं है इसका भी। H प्लस R प्लस कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, ठीक है, जैसे कि अपन बात करें तो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, C2H5 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। कई बार जो है वो X प्लस हेलोजन पर भी देखिएगा नेगेटिव चार्ज आता है कई केसेस में, अपन मैकेनिज्म में आगे बात करेंगे। X प्लस जैसे कि Cl प्लस, इसको हेलोनियम आयन बोलते हैं, जैसे क्लोरोनियम आयन, ठीक है, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन I प्लस, ये भी एक तरह की इलेक्ट्रोफाइल है। RCO प्लस, ये भी क्या है बताओ? एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। NO2 प्लस, ये भी क्या है बताओ? इलेक्ट्रोफाइल है। NO प्लस, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब Na प्लस है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, K प्लस है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, Mg2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं है? तो आपको मैंने क्या लिखवाया कि कैटायनिक स्पीसीज विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके तो ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है।
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ताकि उसको नियोन का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, जो कि बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो वहां पे इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इस तरह की स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इनका भी आप अलग से ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, तो फिर अपन दूसरा टाइप यहाँ पर देखते हैं। तो एक टाइप अपन ने देख लिया है कि कैटायनिक स्पीशीज। अच्छा, एक चीज मालूम चल गई होगी कि सभी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है। अपन ये कह सकते हैं यहाँ से कि सभी इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनाइएगा बिल्कुल भी कि जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कंडीशन साथ में है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम दूसरी टाइप बनाते हैं इसकी। देखिए दूसरी टाइप, टाइप 2 न्यूट्रल स्पीशीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो भी क्या होंगे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। एक्चुअल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को अटैक करेंगी और हम उनको कह देंगे इलेक्ट्रोफाइल। देखिए न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, न्यूट्रल स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनको भी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो बोरोन फैमिली वाले कंपाउंड्स के ऑक्टेट जनरली इनकम्प्लीट ही होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड, तो इनके जो है वो जनरली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से BeCl2 आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के आउटर ऑर्बिट में जो है वो 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए, और आप ध्यान रखिए कि ये आयनिक कंपाउंड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जब हम आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर की बात करेंगे, तब आपको यहाँ पर बताएंगे कि इसके अंदर बहुत सारे कोवेलेंट करेक्टर हैं, जिसकी वजह है बेरिलियम का बहुत ही छोटा साइज, जो कि एनायन को क्या करता है, पोलराइज कर देता है, उसमें कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन फाउंड आउट होता है ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स में, तो इनका भी ध्यान रखिए कि ये भी क्या है बताओ, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल स्पीशीज, न्यूट्रल स्पीशीज जिनके लिए जिनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। AlCl3 भी आ सकता है भाई, बोरोन फैमिली की बात की थी वहां पर, तो बोरोन के कंपाउंड आए तो एल्यूमिनियम के भी आएंगे वहां पर। AlCl3 भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, और ध्यान रखिए बहुत सारी रिएक्शंस में यूज भी होता है AlCl3, आगे फिर बात करेंगे। जैसे कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शंस में यूज होता है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, काम वहां पर आता है, ठीक है। चलिए दूसरी कैटेगरी देखिए अपन ने कि न्यूट्रल स्पीशीज जिनका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उनको भी यहाँ पर अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। अब देखेंगे अपन तीसरी स्पीशीज। अच्छा, इसी कैटेगरी के अंदर हम और देख सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। कौन बताओ, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे। तो एक बार देखिएगा फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स जैसे कि कार्बन फ्री रेडिकल, जैसे कि CH3 प्लस फ्री रेडिकल है, प्लस नहीं सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके पास, H फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये फ्री रेडिकल हुआ, ठीक है। कोई भी R प्लस है फ्री रेडिकल हो सकता है। यहाँ पर RCOO रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल होता है, जो कि आपको वहां बताएंगे कॉल पे रिएक्शन वगैरह में ये बनता है, ठीक है। ठीक है, एक्स फ्री रेडिकल भी होता है, जो कि फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है एल्केन का, तो वहां पर जो है वो एक्स फ्री रेडिकल भी बनता है, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए साथ में ये भी कि ये लेविस एसिड नहीं बनते हैं। जनरली इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होते हैं, लेकिन ऐसे भी इलेक्ट्रोफाइल हैं जो लेविस एसिड नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है, तो पूरा लोन पेयर लेने में ये सक्षम नहीं है, ठीक है। तो लेविस एसिड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है ये, बाकी के लेविस एसिड भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, तो ये भी आप अलग से ध्यान रखिए। चलिए अब हम यहाँ पर और देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। देखिए तीसरी कैटेगरी बनाते हैं। देखो न्यूट्रल स्पीशीज है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है,
ठीक है, लेकिन ऑक्टेट को एक्सटेंड करने में सक्षम है, तो वो भी एक तरह के इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आएंगे। न्यूट्रल स्पीसीज है, ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी वो ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आते हैं। तो तीसरी टाइप है न्यूट्रल स्पीसीज। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल स्पीसीज कंप्लीट ऑक्टेट, उनका ऑक्टेट जो है वो भी क्या है बताओ, कंप्लीट है, लेकिन वो ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए हमेशा कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है वो कभी भी ऑक्टेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास d ऑर्बिटल नहीं है। इसको बड़ा ही अच्छी तरह से ध्यान रखिए, बहुत काम आता है ये। ठीक है, तो न्यूट्रल स्पीसीज कंप्लीट ऑक्टेट बट एबल टू एक्सटेंड, एबल टू एक्सटेंड ऑक्टेट, उनको भी यहाँ पर अपन कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, काम वो कर सकते हैं। जैसे कि PCl3 ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, PCl5 भी ऐसा कर सकता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल दूंगा आपको, SO3, ये सल्फोनेशन वाले रिएक्शंस है, जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड का सल्फोनेशन होता है, तो वहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो वहां पर अपन बात करेंगे। तो ये भी एक तरह क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है लेकिन ये एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी आप देख लीजिए, ये PCl5 है तो इसी की कैटेगरी का जो है वो HBl5, तो ये भी होगा। ठीक है, इसी तरह से ZnCl2 है तो ये भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, d ऑर्बिटल वहां पर वेकेंट पड़े हुए हैं तो ये भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और आगे देखें, इसका तो जो है ना 4p भी वेकेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद और ये भी कंपाउंड देखो, XeF2, XeF4 है ना, ये भी ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट के ही एक तरह से एग्जांपल्स है। ठीक है, लेकिन ये और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। तो तीसरी कैटेगरी हमने बनाई कि स्पीशीज न्यूट्रल है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट को और ज्यादा वो एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। अपन बनाते हैं चौथी कैटेगरी। देखो चौथी कैटेगरी में क्या है, ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल, न्यूट्रल है। ठीक है, और कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, और ऑक्टेट को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अनेबल, अनेबल टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं। देखो आप किस बात है, न्यूट्रल भी है, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट है, एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी काम करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। लेकिन उनके पास एक कंडीशन है कि उनके अंदर पाई बॉन्ड होते हैं और वो पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं एक तरफ, और फिर उनके पास में कमी आती है और फिर वो जो है वो इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं। यूं कह दो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और फिर वो वहां अटैक कर पाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। देखिए एग्जांपल से आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, CO2, CS2, SO2। ठीक है, और भी अपन एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, जैसे कि इस तरह की इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CS2 है, SO2 है। ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। CO2 ये कब काम करे इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पर सर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है तो जब भी ये अटैक करेगा किसी जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है बताओ अधिकता है, इलेक्ट्रॉन वहां पर ज्यादा है, तो वहां पर अटैक कर सकता है। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे क्या आएगा प्लस, इधर क्या आ जाएगा माइनस, और फिर ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। ठीक है, तो इसी कंडीशन का भी ध्यान रखिए कि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं तो बॉन्ड टूटने की वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, नॉर्मली नहीं है लेकिन बॉन्ड टूटने से बन जाते हैं। तो ये चौथी कैटेगरी हम देखिए, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल, जैसे कि अच्छा एक ध्यान आ रहा है मुझे, हेलोजिनेशन में देखिए आप I2Br2, इनका भी देखिए ध्यान रखिए, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एल्कीन का हेलोजिनेशन जब होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं, है ना। उसमें क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पर अटैक करते हैं और फिर इधर शिफ्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये जो पॉजिटिव आता है और फिर वहां पर पाई बॉन्ड पर जो जुड़ जाता है साइक्लो
साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। अपन बात करेंगे मैकेनिज्म में, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल काम करते हैं, I2 Br2 इस तरह के मॉलिक्यूल भी काम कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो ये हमारी चौथी कैटेगरी थी जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम। तो इलेक्ट्रोफाइल मैंने पढ़ाया आपको, उसके बाद में है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, इसको भी आप देखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कि वो सेंटर जो जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का वो एटम जिसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में चाहिए, ठीक है, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जहां से वो अटैक करेगा, जिस जगह से वो अटैक करेगा वो उसका क्या है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक चीज और देखिए, एक लाइन है मेरे पास, एक डायलॉग है कि ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान रखिए, कई बार ये एसएसएल रीजनिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑल लेविस एसिड, ऑल लेविस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, आर इलेक्ट्रोफाइल, बट all electrophiles are, all electrophiles are not Lewis acids। ठीक है, अभी पहले भी मैंने बताया था आपको। जब मान लीजिए कि ये CH3 रेडिकल है, अब इसको देखिए आप, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है लेकिन लेविस एसिड नहीं है, यानी कि सभी इलेक्ट्रोफाइल जो है लेविस एसिड नहीं होते हैं। ठीक है, और BF3 को देख लीजिए या BCl3 को देख लीजिए, तो आप इनके बारे में देखिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेविस एसिड भी है। ठीक है, जो जो लेविस एसिड है वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो गई, क्योंकि लोन पेयर ले रहा है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन चाहिए लेकिन लोन पेयर भी नहीं चाहिए, क्योंकि दो की जगह ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो है लेकिन ये लेविस एसिड नहीं है। तो इस डायलॉग का भी आप ध्यान रखिए। तो ये सब कुछ था इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, और अब हम जानेंगे कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या है, उसके बारे में और पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट यहां पर है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, तो देखिए आप यहाँ पर भी आप इसकी दो टर्म, इसको NU माइनस से लिखेंगे ना, इसके भी आप दो कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, जनरली अपन कहें कि भाई इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल पर वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अटैक ऑन द पोजीशन, अटैक ऑन द पोजीशन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पर कहेंगे जनरली जो है वो न्यूक्लियोफाइल। अब देखिएगा यहाँ पर इसको कैटेगरी, इसको भी यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियो बना है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है कौन सा? पॉजिटिव। ठीक है, और फिलस से बना हुआ है ये, जिसका मतलब फिर से वही है, यहाँ पर फिलस का मतलब क्या है? लविंग। ठीक है, जो कि पॉजिटिव लविंग है, जिसको मतलब पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो उनको अपन यहाँ पर कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन तो पहले से ज्यादा है, उनको चाहिए प्लस या पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो जो है वो क्या कहलाएंगे? न्यूक्लियोफाइल। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये देखा अपन ने कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। इन न्यूक्लियोफाइल्स की भी अपन कैटेगरी बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तीन कैटेगरी में न्यूक्लियोफाइल्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला बनाता हूं मैं टाइप फर्स्ट। ठीक है, बात कर रहे हैं अपन किसकी? न्यूक्लियोफाइल की। वो हेडिंग मैंने मिटा दिया है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियोफाइल टाइप फर्स्ट, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। पहला टाइप क्या है बताओ? कि वो स्पीसीज जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो किसे काम करेंगी? न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगी। ठीक है, तो यहां पर कह सकता हूं कि ऑल नेगेटिव चार्ज
स्पीसीज, यहाँ तो सभी की सभी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो है वो न्यूक्लियोफाइल होंगी ही होंगी। वहां पर ऐसा नहीं था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी, ठीक है। ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ठीक है, एक्स एज न्यूक्लियोफाइल, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ठीक है, RC माइनस, Cn माइनस। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे जा सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, R माइनस, ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह के आयंस वहां पर बनेंगे। जैसे ये भी एक तरह का जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी क्योंकि रेजोनेंस में जा रहे हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है वो सब की सब काम कर सकती है न्यूक्लियोफाइल का, है ना। और भी देखिए आप, तो ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हैं वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। तो ये थी पहली कैटेगरी अपनी, ठीक है। दूसरी कैटेगरी देखिएगा, दूसरी कैटेगरी है स्पीसीज न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर है। दूसरी कैटेगरी क्या बना रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर। न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर है तो वो भी काम करेंगे किसका बताओ, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। आपको पता ही होगा कि नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली, ठीक है, इनके पास हमेशा क्या होते हैं बताओ, लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जनरली जो नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली के जो कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो देखिएगा H2O न्यूक्लियोफाइल है, H2S न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखिएगा ये रिएक्शंस में काम आएंगे, ठीक है। एमाइंस न्यूक्लियोफाइल है, चाहे वो प्राइमरी अमाइन हो, चाहे वो यहाँ पर जो है वो सेकेंडरी अमाइन हो, चाहे वो टर्सरी अमाइन हो, सभी की सभी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकती है। ईथर भी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर है, चाहे वो थायो ईथर है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर काम करेगी क्योंकि वहां पर लोन पेयर है। थायो ईथर का मैंने एस लगाई यहाँ पर, ठीक है। अल्कोहल है तो इसका मतलब थायो अल्कोहल भी है तो वो भी किसे काम करेगा बताओ, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो कैटेगरी हमने सीख ली है कि न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग लोन पेयर्स, ठीक है, वो स्पीसीज जिनमें लोन पेयर है जहां से वो जो है वो अटैक करेगी इलेक्ट्रॉन रिच साइड, बताया था मैंने आपको कि यहाँ से ये अटैक करेगी जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां अटैक करेगी। तो ये भी एक तरह के न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा जो टाइप बना रही है न्यूक्लियोफाइल का वो है पाई बॉन्ड्स। अगर कहीं पर पाई बॉन्ड है तो वो साइड भी न्यूक्लियोफाइल है, बताया मैंने आपको पहले ही कि पाई बॉन्ड जहाँ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच साइड है वो, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन वहां पर लूजली बाइंडेड है तो वो भी न्यूक्लियोफाइल काम करेगी, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन, एल्काइन, है ना, बेंजीन, ये सब भी न्यूक्लियोफाइल है, ये सब भी क्या है बताओ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब कई बार अपन को कंपेयर भी करना पड़ेगा कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई, इलेक्ट्रोफाइल में मैंने आपको 4 कैटेगरी बताई। तो जो टाइप फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल थे वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे, उसके बाद में आएंगे टाइप सेकंड वाले, उसके बाद में आएंगे टाइप थर्ड वाले और उसके बाद में आएंगे टाइप 4 वाले जो न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर भी मैंने आपको 3 कैटेगरी यहाँ पर बता दी। तीसरी कैटेगरी मेरी थी पाई बॉन्ड साइट्स जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगी। तो यहाँ पर भी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है तो वो यही है। रिएक्टिविटी जो है वो टाइप की अगर बात करें तो फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड और थर्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फर्स्ट टाइप के थे जो नेगेटिव चार्ज वाले थे, दूसरे जो जो लोन पेयर वाले थे, और तीसरे जो है वो ये पाई बॉन्ड वाले हैं, ये कम रिएक्टिव है। तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए।
कई बार क्या होता है इनमें भी कंपेयर करना पड़ जाता है कि भाई कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव। तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। तो बताओ न्यूक्लियोफाइल है तो कहाँ अटैक करेगा, ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये यूं कह दो कि इलेक्ट्रोफाइल पर ये अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ये पाई बॉन्ड जो है वो टूटेगा। ठीक है, जिधर से भी अटैक होगा उस तरफ भी बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे मान लो इधर टूट गया तो ये बना मेरा इथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें अगर बॉन्ड टूटता है तो ये बना मेरा, अच्छा एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो यहाँ जुड़ जाएगा। मैंने क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा। इसी तरह से अगर ये बॉन्ड जब टूटता है तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस। और उसमें अगर मान लीजिए टूटता है इधर तो ये आ जाएगा मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। अब आपको ये पता करना हो कि इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन था। तो क्या करेंगे कि देख लेंगे ना कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के बाद जो स्पीसीज बनी है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किसकी है। क्यों, क्योंकि जिसकी स्पीसीज स्टेबल हुई वो जल्दी से रिएक्शन करके भाग के जाएगा वहां पर, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है तो वो जल्दी भाग के जाएगा तो वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इनकी स्टेबिलिटी को आप चेक कर लीजिए। तो आप देखेंगे तो यहाँ तो जो वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर sp हाइब्रिड कार्बन पर क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पर भी sp2 पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन आप देखिएगा वहां पर इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से ये जो स्पीसीज है वो एंटी एरोमेटिक बन गई है। मैंने पहले सिखाया था आपको, हालांकि वीडियो बनाना बाकी है एरोमेटिसिटी पर, लेकिन वहां पर बताया था मैंने पहले भी आपको कि एंटी एरोमेटिक जो है वो बहुत ही कम स्टेबल वहां पर होते हैं। इसमें आप देखेंगे तो 2 और 2 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी गड़बड़ हुई यहाँ पर। एंटी एरोमेटिक नहीं है क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहाँ पर मौजूद नहीं है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो नॉन एरोमेटिक है ये। क्या है ये, नॉन एरोमेटिक। पहचान बताई थी मैंने आपको, sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो ये क्या आ गया मेरा नॉन एरोमेटिक। तो कंपाउंड एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में चेंज हो रहा है तो चेंज नहीं होना चाहेगा क्योंकि एरोमेटिक कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करें तो ये बहुत ही कम स्टेबल है, उससे ज्यादा स्टेबल ये, और इससे भी ज्यादा स्टेबल क्या है बताओ ये। ध्यान रखिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था ये sp हाइब्रिड है ना, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। इससे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखिएगा तो ऑर्डर ये आ जाएगा रिएक्टिविटी का ऑर्डर। सबसे रिएक्टिव ये है, ये एथीन, उसके बाद में एथाइन और बेंजीन से कम रिएक्टिव। तो ये आप देख सकते हैं, इससे चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सा न्यूक्लियोफाइल कम रिएक्टिव है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। और लास्ट की वही लाइन अपनी कि सभी सभी न्यूक्लियोफाइल जो है वो लेविस बेस होते हैं। इसका उल्टा भी होता है, सभी लेविस बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल का असर नहीं था। इसका भी आप ध्यान रखिए। तो ये था सब कुछ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में और उनकी रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है, और क्या इनकी नेचर होती है और किस तरह से कहाँ अटैक करते हैं, ये सब हमने सीखा। ठीक है, और ये सीखने के बाद हम चालू करने वाले हैं यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म का आगे का हिस्सा। ठीक है, तो लेकिन ये पहले समझना बहुत ही जरूरी था, इसका ध्यान रखिए। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक्स लॉट।